पीछे बड़ी वजह यह है कि बाजार का दिग्गज रिलायंस नहीं चल रहा है। लगातार 5 दिन ये शेयर फिसला और 5 दिन की फिसलन के बाद आज थोड़ी सी स्थिरता के संकेत दिख रहे हैं। उतार चढ़ाव के साथ हर निशान में टिका हुआ, लेकिन भाव है 2350 रुपए के नीचे। डिमर्जर के बाद जो प्राइस था वो था 2580 रुपए का और हम देख रहे हैं कि वो भाव फिर लौट के आए नहीं। तो आखिर रिलायंस के लिए चिंताएं क्या हैं, क्यों ये शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है और रिकवरी के सिग्नल्स कब आएंगे, यहां से ट्रिगर क्या बनेगी, ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो रिलायंस को बहुत ही करीब से ट्रैक करते हैं और उसके सारे के सारे वर्टिकल्स पर भी नजर रखते हैं। सौमित, बताइए आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या टेक्निकल्स भी खराब हो रहे हैं रिलायंस के? और अगर यहां से अगर शेयर को चलना है तो ट्रिगर्स क्या बनेंगे अब? रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे मोस्ट वैल्यूड कंपनी, 16 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाती है और निफ्टी की एक लौती कंपनी अब के टाइम पे जिसका जो ओवरसोल्ड जोन में है, मतलब आरएसआई जो है कंपनी का वो 30 के नीचे है। अब ये 30 के नीचे आरएसआई सबसे पहली बार गया था मार्च 2023 में और तब से लेके अब तक कभी भी नहीं गया है और मार्च 2023 से लेके अब तक ये पहली बार आरएसआई फिर से 30 के नीचे पहले गया है। 2 कंसेक्यूटिव मंथ के लिए कंटिन्यूसली नेगेटिव रिटर्न दे रहा है ये स्टॉक। पिछले 5 कंसेक्यूटिव सेशन से कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है और वाईटीडी बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो बेंचमार्क को क्लियरली अंडर परफॉर्म किया है। निफ्टी ऑन वाईटीडी बेसिस करीब 8% ऊपर है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ 1% है। और हमने पास्ट में देखा है, पिछले 5 साल में जो आरएसआई लेवल है रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो 8 बार 30 के आसपास गया है और जब भी 30 के आसपास गया है थोड़े ब्रीफ टाइम के लिए उस लेवल पे कंसोलिडेट किया और उसके बाद हमेशा गेन्स दिए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस ने। अब रिसेंट में क्यों रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइसेस नहीं चल रहे? सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने हाल ही में एक प्लान शटडाउन अनाउंस किया था और एनालिस्ट के हिसाब से करीब 1% का एक अर्निंग्स इम्पैक्ट आ जाता है उसके रिलायंस इंडस्ट्रीज के अर्निंग्स पे ये शटडाउन के कारण। उसी के साथ इन्वेस्टर्स को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि कंपनी अपनी एजीएम में डीमर्जर को लेके कुछ अनाउंसमेंट करेगी रिटेल और टेलीकॉम आर्म को लेके, बट वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं आने के कारण भी एक डिसअपॉइंटमेंट आ गया था इन्वेस्टर्स के माइंड में। उसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी की जो O2C सेगमेंट है, जो कि कंपनी की कैश काउ है, वहाँ पे अर्निंग्स थोड़ी वीक आने की एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन $15 से $9 पे उतर चुका है और पेट्रोकेमिकल सेगमेंट पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स जो है वो काफ़ी वीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो के क्वार्टर्स में जो डिस्काउंट था रशियन क्रूड पे वो हाई होने के कारण कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक बेनिफिट देखने को मिल रहा था, बट अब वो डिस्काउंट नैरो हो चुका है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कंपनी के अर्निंग्स पे वे कर सकता है आगे चल के। और आखिर में अगर आप देखेंगे तो टेलीकॉम बिजनेस जो है वहाँ पे कोई भी टैरिफ हाइक देखने नहीं मिला और बिना टैरिफ हाइक के अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज जो ग्रोथ होता है टेलीकॉम सेगमेंट के रेवेन्यू में वो सिर्फ 2% का होता है, जो कि काफ़ी म्यूटेड ग्रोथ है। और टैरिफ हाइक ही एक फैक्टर है जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देता है कंपनी के अर्निंग्स पे। तो ये टैरिफ हाइक नहीं आने के कारण भी कंपनी के अर्निंग्स पे थोड़ा बहुत एक म्यूटेड इम्पैक्ट रहा है हाल ही में। बट क्या आगे चल के पोटेंशियल ट्रिगर्स बन सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के? सबसे पहला तो रिटेल सेगमेंट जो है वहाँ पे फेस्टिव सीजन के कारण एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स बूस्ट मिल सकता है। जियो एयर फाइबर जो कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया था वहाँ वो भी एक टेलीकॉम सेगमेंट के लिए ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है आगे चल के। न्यू एनर्जी जो कंपनी की बिजनेस है जहाँ पे वो अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है वो भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑप्शनलिटी प्रोवाइड करती है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए आगे चल के। और हमेशा ही कंपनी आगे चल के भी ऑप्शंस है अपने टेलीकॉम और रिटेल आर्म को डीमर्ज करने के लिए, तो जो कि एक की ट्रिगर हो सकता है ग्रोथ का रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइसेस में। और आखिर में अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो वैल्यूएशंस है वो भी काफ़ी अभी चीप हो चुके हैं। 12 मंथ फॉरवर्ड वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो 10.7 टाइम्स है, जबकि 5 ईयर एवरेज वैल्यूएशन जो रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का EV to EBITDA वो हमेशा 12.2 टाइम्स के आसपास रह चुका है। तो वैल्यूएशंस भी अब काफ़ी चीप हो चुके हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। ठीक है, शुक्रिया सौमित। तो मुश्किलें हैं, लेकिन यहाँ से ट्रिगर ये है कि रिटेल कारोबार, ब्रॉडबैंड कारोबार, अगर हम जियो की बात करें तो वहाँ से शेयर को सपोर्ट मिलेगा और वैल्यूएशन चूंकि 5 साल के औसत से कम है। और अच्छी चीज़ ये है कि जो सौमित एक अच्छा आंकड़ा बता रहे थे कि पिछले 5 साल में 8 बार जो RSI है वो 30 के नीचे गिरा है, लेकिन हर बार थोड़े मोटे कंसोलिडेशन के बाद शेयर तेजी से रिकवर हुआ है। तो क्या आप रिकवरी के लिए तैयार हैं? 2350, क्या ये टर्म का ये सपोर्ट मजबूत वाला बन चुका है? इसको जरा समझते हैं और इस पर राय लेते हैं। विवेक, रिलायंस 2350, आपने HDFC बैंक के लिए कहा कि बहुत ही आकर्षक भाव है, क्या वही स्टेटमेंट आप रिलायंस के लिए दोहराना चाहेंगे कि भाव अब ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है?
देखिए अभिषेक, भाव तो डेफिनेटली ठीक है, हम सबको दिख रहा है कि मतलब एक क्राइंग बाई होके रखा है ये स्टॉक। 2400 के नीचे तो बहुत ही अंडर वैल्यूड है। लेकिन आज एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मैं कहीं पढ़ रहा था कि आगे चल के रिलायंस हो सकता है कि एक होल्डिंग कंपनी के रूप में बन जाए। मतलब इनका जितना अभी जैसे जियो फाइनेंस को ये लोग लिस्ट किए अलग से, रिटेल को करेंगे आगे चल के, जियो टेलीकॉम को करेंगे, तो हो सकता है कि एक अम्ब्रेला कंपनी बन जाए, होल्डिंग कंपनी, और उसके नीचे इतनी सारी सब्सिडरीज बन के रह जाए। तो अगर वैसा अगर सही में होने वाला है तो मैं आज ही पढ़ रहा हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा अब दिमाग में दुविधा होकर रखा है कि इमीडिएटली लेना कि नहीं लेना। वो रिपोर्ट मुझे पूरी करनी है और उसके बाद में देखना है कि लॉन्ग टर्म रिलायंस में क्या होने वाला है। तो अभी तो फिलहाल बाई है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे जाते हुए दिख नहीं रहे मुझे, तो डेफिनेटली बाई कीजिए। लेकिन हाँ, ये रिपोर्ट को भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रिलायंस को लेकर विवेक की ये राय, 350 का भाव आकर्षक है, लेकिन जो चिंताएं उसको भी ध्यान में आप जरूर रखिएगा। चलिए इसी के साथ ये शो